Good morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansoor, Palampur. Today I am here for class 8, our chapter number 6, the effect of the British rule in India. ओके हम इसका जो पार्ट 1 है आज वो देखने वाले हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर हम जो 4 मेन टॉपिक्स है वो पढ़ने वाले हैं. द कंडीशंस ऑफ प्रीसेंट्स एंड द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. जो सेकंड पॉइंट है डिस्ट्रक्शंस ऑफ द इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़. फिर इसका थर्ड पॉइंट है इफेक्ट्स ऑन द सोशल लाइफ. और जो इसका मेन लास्ट पॉइंट है सस्पिशंस अबाउट द रिफॉर्म्स. ओके, हम जैसे जैसे आगे इस चैप्टर में जाते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझाता जाऊंगा इस टॉपिक के बारे में. ओके, अब द अरुणा वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग वाइल हर डॉटर पूर्वा वॉज सिटिंग बिसाइड हर एंड डूइंग हर होमवर्क. अब यहाँ पे क्या बोला गया, जो अरुणा थी वो क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी मॉर्निंग में. और जो पूर्वा थी वो क्या कर रही थी, बैठी थी और साथ ही साथ उसका क्या होमवर्क कर रही थी. मीन्स पूर्वा कौन थी, अपूर्वा की डॉटर, उसकी बेटी थी. द अरुणा रीड लाउडली द रिवोल्यूशंस इन लिबिया. अब जो अरुणा थी वो क्या पढ़ती है, ज़ोर से पढ़ती है और क्या होता है उसके क्या पढ़ती है वो, रिवोल्यूशंस इन लिबिया. अब हियरिंग दिस द पूर्वा आस्क. अब यही सुनते हुए, जो ये लाइन सुनते हुए रिवोल्यूशन इन लिबिया, और क्या होता है जब पूर्वा पूछती है वाई डू द पीपल रिवॉल्ट. अब जब रिवॉल्ट, अब रिवॉल्ट का मीन्स विद्रोह, लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, वाई डू द पीपल प्रोटेस्ट, के जो ये लोग होते हैं वो प्रोटेस्ट क्यों करते हैं. तो अरुणा आंसर, अरुणा क्या आंसर देती है, व्हेन द नीड्स ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाई एंड द पीपल फेस इकोनॉमिक क्राइसिस दे रिवॉल्ट. अब वो क्या बोलते हैं कि जो लोग होते हैं जब उनकी कुछ मांगे होती है, अगर वो मांगे जब पूरी नहीं होती और जो इकोनॉमिकली वो क्या होते हैं, क्राइसिस उन्हें होता है साथ में उनकी लाइफ में, या उन्हें कोई भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते, वो कोई डिसीज़न या कोई भी थिंग से, तो तभी वो रिवॉल्ट करते हैं, तभी वो विद्रोह आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट जो करते हैं वो. इन आवर कंट्री ऑल्सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कंडीशन ऑफ द पीपल वॉज वेरी बैड एंड द रिजल्ट इन अ रिवॉल्ट. अब जब हमारी कंट्री में भी क्या हुआ था, जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम भी बहुत ऐसी चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ख़राब होती थी जो लोगों के विरोध में होती थी ये सब. तो लोग क्या करते थे, वहाँ पे भी लोगों ने क्या करा था, रिवॉल्ट करा था, मीन्स विद्रोह करा था. लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडिया एट दैट टाइम. अब वो क्या बोल रही है, अरुणा बोल रही है कि चलो मैं आपको अब जो किस तरीके की जो इंडिया के लोग थी उनकी हालत किस तरीके की थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे, वो मैं आपको अब बताती हूँ. ओके, अब क्या, इंडिया वॉज द इकोनॉमिकली प्रॉस्पर्स टिल द 18th सेंचुरी. उसने बोला जो इंडिया थी वो हमारी इकोनॉमिकली प्रॉस्पर्स कब तक थी, 18th सेंचुरी तक थी. ओके, द एनेथ्री दैट फॉलो द डेथ ऑफ द औरंगजेब टू कुड वीक इट. अब उसने क्या बोला कि जब औरंगजेब की जब डेथ हुई उसके वजह से भी हमारा थोड़ा क्या हो गया था, वीक पड़ गया था. It has been admitted by the historians across the world that the industries, production techniques and the organization of the trade in India were unmatched at that time. अब उसने क्या बताया कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्शन, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी, प्रोडक्शन टेक्निक्स था और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था जो ट्रेड का, वो क्या था, अनमैच था. मीन्स हम जो दूसरी कंट्रीज़ तक मैच नहीं कर सकते थे. मीन्स जो उनका लेवल था वो अपना लेवल था नहीं. अभी के टाइम पे आप देखोगे तो जो दूसरी कंट्रीज़ में जो प्रोडक्शन होता है उस कंट्री से हम हमारा कंट्री का प्रोडक्शन मैनेज कर सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं कि हाँ उनका जैसा होता है हमारा भी सेम वैसा होता है. बट उस टाइम पे इस तरीके का था नहीं. द सेम कंट्री द इंडिया बिकम द पुअर एंड द ब्रैंकेट ड्यूरिंग द नियर 200 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल. अब इसने क्या बताया गया, जो ब्रिटिश रूल, जो हमारे यहाँ ब्रिटिश थे जो 200 साल तक जिन्होंने राज किया हमारे इंडिया में, वो क्या करते गए, इंडिया को और पुअर करते गए, मीन्स उनको और गरीब बनाते गए. It becomes the country that the supply raw materials to the factories in England and offer a large market for the finished product of the factories in the England. अब जो हमारे इंडिया वाले थे, इंडिया वाले क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल होता है, मीन्स कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज़ें होती थी रॉ मटेरियल, वो इंडिया में से जाती थी और वो कहाँ जाती थी, डायरेक्ट जो इंग्लैंड की जो फैक्ट्रीज़ होती थी उसके अंदर जाती थी. वहाँ पे सारा प्रोडक्शन होता था, वो सारे चीज़ें वहाँ पे वो बेचते थे, वो महंगे दामों पे बेचते थे. और हमारे इंडिया में क्या होता था, बहुत ही कम दामों में से यहाँ से ज़्यादा, बहुत कम पैसों में से यहाँ से जाता था. ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कंडीशन ऑफ प्रीसेंट्स. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ प्रीसेंट्स एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स में आपको होता है प्रीसेंट्स मीन्स, प्रीसेंट मतलब कि जो पर्सन किसी ने कोई चीज़ अर्न करी हो, मीन्स या कुछ कोई चीज़ खरीदी हो
किस चीज़ में लैंड खरीदी हो, वो फॉर किसके लिए, फॉर ग्रोइंग फील्ड के लिए, मीन्स कोई फूड वूड ग्रो करना हो उसके लिए, या नहीं तो किसी को एनिमल्स रखना हो उसके लिए, उसे हम प्रीसेंट्स बोलते हैं। जैसे हम देखते होंगे गांव में आप कोई लैंड रेंट पे लेते हो जिसके गांव खेती करने के लिए या किसी को वो गाय वाय रखने के लिए, उसके लिए होता है। ओके, अब उस तरीके जैसे हम गांव के फार्मर्स ही गिन लो ना एक टाइम पे, वन ऑफ प्रीसेंट्स मतलब वही कि उस टाइम पे उनकी हालत कैसी थी वो, और एग्रीकल्चर उस टाइम पे किस तरीके का था ब्रिटिश रूल में, वो हमें इस टॉपिक में बताया गया है। The British got a new opportunity to increase their income after the acquisitions of the दीवानी राइट्स ऑफ द बंगाल, बिहार एंड द उड़ीसा। अब दीवानी राइट्स क्या है, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। अब वो कोई भी लैंड हम जो रेवेन्यू लेते हैं उसके बाद जो हमारा उनको क्या एक अपॉर्चुनिटी मिली, ब्रिटिश लोगों को क्या मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो और इंडिया को इनकम इंडिया की कम कर सके और उनकी इनकम बढ़ जाए। इंडिया की इनकम क्या हो, कम हो, और खुद की इनकम बढ़ जाए। और जो दीवानी राइट्स हुआ था वो कहाँ कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था, बिहार में हुआ था और उड़ीसा में हुआ था। They started exploiting the peasants to earn more revenue. As the result, the peasants become poor. अब वो पहले के लोग जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, जो फार्मर्स और उनसे होते थे उनसे क्या करते थे, उनसे एक अमाउंट या कोई भी चीज़ उनसे मांगते थे कि आपको हर महीने आपको इतना, जैसे कि वो कोई फार्मर है जैसे वो गेहूँ उगाता है, जैसे वो 20 बोरी गेहूँ उगाता है, जैसे भी ईयरली या मंथली, जैसे भी जैसा मंथली गिनते हैं, चलो वो 5 बोरी उगाता है, तो उन्हें क्या करता है, उन्हें एक रेवेन्यू में उन्हें बांध दिया जाता था कि आपको 3 बोरी कम से कम, आपको 3 या 3.5 बोरी आपको है ना ब्रिटिश रूल में यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा, बाकी की जो बोरी है वो आपको खुद रखनी होगी। तो वो क्या करते थे, इसी तरीके से जो फार्मर्स और बाकी के लोगों थे जो प्रीसेंट्स थे उनको खोखला करते थे। The large number of peasants had to borrow money from the money lenders and the consequently fell into the debt trap। और फिर इस तरीके से क्या होता था, जो प्रीसेंट्स थे उन्हें क्या होता है, इस तरीके से उनके क्या पैसे उन पे कर्जा चढ़ता था, कुछ भी होता था, तो उन्हें क्या करते थे, जो मनी लेंडर्स जो पैसे देते हैं वो उनसे पैसे लेते थे और वही इस तरीके से वो कर्जे में डूब जाते थे। द फार्मर लॉस्ट देयर लैंड्स एंड द एग्रीकल्चर सफर्ड इन मैनी रीजन्स ऑफ द इंडिया। और जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, वो अपनी इसी तरीके से वो क्या करते, अपने जैसे अपनी ज़मीन उन्हें रख दी गिरवी और उस ज़मीन के गिरवी के ऊपर उन्हें पैसे ले लिया। अब उनके पैसे तो उनसे चुकता हुए नहीं, तो क्या होते थे, जहाँ गिरवी रखते थे वो उनकी ज़मीन भी ले लेते थे, और एग्रीकल्चर में भी फिर वहाँ पे बहुत ही सफ़र होने लगा था हमारे इंडिया में। Moreover, the Bengal witnessed a terrible famine in the year 77 CE, in which the lakh of the people die of starvations। और बंगाल में इसी का विटनेस था कि जो 70 में बहुत सारे लैक्स में लोग मरने लगे थे, वो भी इसी के स्टार्वेशन के वजह से, जो ये इन पे कर्जा बढ़ता जा रहा था कि ज़मीनें उनकी गिरवी होती जा रही थी, उनके पास पैसे नहीं थे, और साथ ही साथ जो उन्हें जो लगाम देना पड़ता था, जो जैसे आपने लगान मूवी में भी देखा होगा कि उन्हें बोला गया होता है कि आपको दुगना लगाम देना पड़ेगा, वो जो इस तरीके से वो भी वहाँ पे भी आपको इसमें दिया गया होता है। ओके, द गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट द रेवेन्यू। अब वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उनके लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनने एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बना रखी थी जिसके वजह से उनको वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। उनको फिक्स एक रेवेन्यू उनने फिक्स कर रखा था कि आपको इतना रेवेन्यू देना ही होगा। एज पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ऑन द एनुअल बेसिस। और ये जो एक्ट के हिसाब से जो क्या करता, पूरे साल का लगाम उन्हें क्या करना पड़ता था लोगों को, कि जो पूरे साल का लगाम होता था उन्हें वो भरना पड़ता था। द जमींदार्स वर गिवन द परमानेंट राइट टू ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। और वहाँ के जो जमींदार मीन्स जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें बोला गया था कि अगर इनके पैसे नहीं आते तो आप इनका रेवेन्यू नहीं आता तो आप क्या करना, इनकी ज़मीन जब्त कर लेना। ओके, तो वो इस तरीके से उनकी ज़मीनें जब्त कर लेते थे, तो फिर वो वहाँ पे क्या हो, प्रीसेंट्स परेशान होते थे, दुखी होते थे। दिस इज़ हाउ अ क्लास ऑफ द लैंडलॉर्ड लॉयल टू द कंपनी वॉज क्रिएटेड। और इस तरीके से क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड की जो लॉयल कंपनी बनी थी वो इस तरीके से बनी थी। दिस एक्ट ऑल्सो इंश्योर्ड द इनकम ऑफ द कंपनी। और इसी एक्ट से क्या होता था, ये पूरी कंपनी के पैसे भी जो इनकम होती थी वो इसी पे डिपेंड थी। अगेन दिस द प्रीसेंट्स हु वर्क हार्ड
इन द हॉट सन टू कल्टिवेट द लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स एंड एक्सप्लॉइट। और जो फार्मर है हमारा बेटा, वो क्या करता था, वो रेवेन्यू भरता था। रेवेन्यू किस लिए, पहले तो पूरा दिन वो गर्मी में एक तो सूरज के नीचे अपनी खेती करता, अपने कुछ उगाता, अच्छे से उगे तो फिर बाद में लास्ट में उसे क्या करना पड़ता, उसे ये लगाम देना पड़ता था। जो पैसे जो रेवेन्यू फिक्स थे वो उन्हें भरने पड़ते थे जो लोगों को। ओके, अब जो हमारा जो इसका सेकंड टॉपिक है, जो इफ़ेक्ट ऑन अ सोशल लाइफ। अब उनकी जो सोशल लाइफ पे किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता था ब्रिटिश रूल इन इंडिया के टाइम पे, वो हम देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स, द पर्सन हु वॉज गिवन द जॉब ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज नोन एज द कलेक्टर। अब जो इसमें बताया गया है, जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो क्या करते थे, पैसे कलेक्ट करते थे, और जिसे क्या है पूरा का पूरा जो रेवेन्यू था उसका उन्हें कलेक्ट करना होता था। और उनसे वो किस नाम से जाना जाता है, कलेक्टर के नाम से बोलते थे। ओके, ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ जज। और साथ ही साथ वो एक और जो उनको फंक्शन वो करते थे, और साथ में क्या वो ही परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द जज, वो जज भी थे। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉय अवर एशियंट सिस्टम्स ऑफ द सेल्फ रूल। अब जो ब्रिटिश सिस्टम था उसने क्या कर रखा था, जो एशियन सिस्टम, जो हमारा एशियन टाइम पे जो हमारा पूरा सिस्टम था उसने पूरा ख़राब कर रखा था। और जो सेल्फ रूल जो हम कर सकते थे वो भी करते थे नहीं, वो ओनली फॉर ब्रिटिश के ऊपर हम जिंदा रह के करते थे। इन द एशियन टाइम द एवरी विलेज वॉज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक। अब एशियन टाइम के अंदर क्या होता है, जो छोटा सा एक विलेज था वो क्या एक स्मॉल रिपब्लिक की तरह लगता था उन्हें। द ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज। और जो ग्राम पंचायत थी वो पूरे विलेज की जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था वही संभालती थी। वहाँ पे कोई सिटीज़ का वो एडमिनिस्ट्रेशन या कोई कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं, खाली गांव ग्राम पंचायत थी वही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी। दिस पंचायत वर लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन अवर कंट्री। और जो ग्राम पंचायत थी वही खाली एक लगती थी कि यही हमारी पूरी कंट्री की एक बैकबोन है, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वही है, बाकी उससे ऊपर बढ़कर और कोई एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं। This institution of the local self-rule stood their ground even during the times of foreign invasions of the Sultana periods, but were destroyed due to the administration policy of the British। अब क्या हो गया था, इस इंस्टीट्यूशन की वजह से जो हमारा लोकल सेल्फ रूल था जो ग्राउंड पे दिखता था, वो क्या हो गया था, इन्वेंशन जो बाहर के जो लोग आते थे बेटा उसमें इन्वॉल्व होने लगे। और इसी के वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होने लगे जो ब्रिटिश के थे। और उसके वजह से क्या होता था कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, जो हमारा सेल्फ रूल पे चलता था इंडिया का, वो डिस्ट्रॉय होने लगा। और डिस्ट्रॉय किस तरीके से होने लगा, मीन्स जो हमारे जो रूल्स चलते थे वो हट के अब डायरेक्ट जो ब्रिटिश के रूल थे वो अंदर चलने लगे, उनकी पॉलिसीज़ हमें आने लगी थी। द पॉलिसी ऑफ द सोशल रिफॉर्म बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर्स एंड द सस्पिशंस। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलिसी बनाई जाती थी जो सोशल रिफॉर्म के थ्रू वो हमारे कंपनी के अंदर, उसमें क्या होता है, पीपल लोग क्या होते थे, इनसिक्योर हो गए थे एंड सस्पिशियस हो गए थे। They felt that the government was trying to convert them to the Christianity and destroy the Indian culture and the religion forever। और वहाँ के लोग अब क्या समझते थे कि जो यहाँ पे जो ब्रिटिश थे वो क्या करना चाहते हैं, हमें सबको क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते हैं, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कल्चर है उसे हटा के वो सबको क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। द पीपल बिलीव दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वर द डेलिबरेटली अनमाइंडेड इन द रेलवेज एंड द मिलिट्रीज। अब जो वहाँ पे पीपल क्या बिलीव करते थे, जो हमारा सोशल सिस्टम है वो क्या है, डेलिबरेटली अनमाइंडेड है, और रेलवे के अंदर और मिलिट्री के अंदर, क्योंकि वो ठीक से है नहीं। एन ऑर्डर वॉज पास्ड इन आगरा दैट एवरी इंडियन हैज़ टू सैल्यूट द ब्रिटिश। अब वहाँ से क्या ऑर्डर पास हुआ था आगरा में से कि एवरी इंडियन को क्या करना था, ब्रिटिश के ऊपर सैल्यूट करना था। इफ़ इट वॉज नॉट डन इट वॉज द कंसिडर क्राइम वॉज इलेबल फॉर द पनिशमेंट। अगर के कोई लोग एशियन टाइम पे अगर ब्रिटिश को सलाम नहीं करता तो वो क्या करते थे, वो पनिशमेंट के उन्हें पनिशमेंट मिली जाती थी। एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट्स ऑफ एंगर एंड द हेट्रेड फॉर द ब्रिटिश अमंग द इंडियंस। और इस तरीके से क्या होता था, जो इंडियंस थे वो भी ब्रिटिश को पसंद नहीं करते थे, जो ब्रिटिश लोग थे वो भी इंडियन के वो पसंद करते थे नहीं। और पनिशमेंट मिलती थी तो इंडियंस को तो बिल्कुल ही पसंद करते थे नहीं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये दो पार्ट देखे
जो हमारा फर्स्ट पार्ट था कंडीशन ऑफ द प्रीसेंट्स एंड द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और सेकंड था हमारा द इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ। जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये 2 पार्ट थे हमने देखे। ओके, जो बाकी के 2 पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।